फ्रेंड्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक का 2016 के 81 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का प्रश्न। ये पहले 2016 का तो ये इसमें हमको सॉल्व करना है। ये सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे हमको सॉल्व करना है 81 के बाद से, कहाँ से 81 से सॉल्व करना है। तो ये हो गया था ना, निम्न में से किसमें क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है, धोने का सोडा। अब ये अगला प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ से क्रम से हम लोग सॉल्व करेंगे। रंगीन पीडीएफ जो है बनाने के बाद समय की वजह से ऐसे ही बनाया, तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए कि इस प्रकार से ये पीडीएफ आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ रहा है या जैसे हमने रंगीन बनाया था पिछले वीडियो में उसमें ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो कमेंट करके बताएंगे, जैसा अच्छा रहेगा उसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ऐसे टाइप का होता है जिसमें पेपर जिस प्रकार से आएगा पेपर में उसी प्रकार से स्पष्ट दिख रहा है ना। चलिए, सोडियम पोटेशियम सल्फेट ये है, क्या है, समतुल्य लवण, मिश्रित लवण, अशुद्ध लवण या इनमें से कोई। तो चलिए थोड़ा सा लवण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लवण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन होता है। ये सरल लवण कौन होते हैं, ये सरल लवण के अंतर्गत आता है आपका, जैसे जिसमें धन आयन और ऋण आयन केवल, वो क्या होता है, जैसे NaCl, CaCl2 है ना, AlCl3 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सब क्या है, सोडियम सल्फेट, चलिए और भी लिख देते हैं Na2SO4। तो ये सारे क्या है, सरल लवण। और फिर इसके बाद सरल लवण के बाद होता है अम्लीय लवण। क्या होता है, अम्लीय लवण, है ना। अम्लीय लवण कौन होता है, जिसमें जो है H भी होता है। ऐसे कर लीजिए Na, देखिए Na2SO4 ना, एक Na हटाकर यहीं H लगा लीजिए, NaHCl, NaHSO4 कर लो, NaHSO4। ठीक, ये क्या है, अम्ल। देखिए इसमें है ना, क्या है, अम्ल है। तो अम्ल यदि इसमें है तो इसीलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। अम्ल मतलब H+, तो जो जलीय विलयन में H+ देता वही तो होता है अम्ल, है ना। तो जिस लवण में हाइड्रोजन हो वो क्या होता है, अम्लीय लवण। इसी प्रकार से जिसमें हाइड्रोक्साइड हो वो होता है क्षारीय लवण। ठीक, तो क्षारीय लवण में हम लिख दे रहे हैं ZnOHCl, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, क्षारीय लवण। चलिए क्रम से लिखते चल रहे हैं, क्षारीय लवण थोड़ा लिख देंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा हमेशा, है ना, क्षारीय लवण। इसके अलावा होता है द्विक लवण। क्या होते हैं, द्विक लवण। ये द्विक लवण, तो जिसमें दो लवण हो, कम से कम, जैसे आपका ये फिटकरी जानते हैं, K2SO4, Al2SO4 4 24H2। ठीक है, ये हो गया द्विक लवण। इसके बाद होता है आपका संकर लवण। क्या होते हैं, संकर लवण। संकर लवण कौन सा है, ये संकर लवण। संकर लवण में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है और इसमें जो है धन आयन भी होता है। केंद्रीय धातु परमाणु जो है इसको लिखते हैं बड़े कोष्ठक में K4Fe2CN6। ये क्या है, आपका द्विक लवण है। समझ में आई। इसमें द्विक लवण में थोड़ा सा और समझ लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा होता है इसको बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड। ये होता है लिगैंड। और लिगैंड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है। केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके जुड़ जाता है। ठीक है,
जिसको इलेक्ट्रॉनिक युग्म देकर के जुड़ता है वो केंद्रीय ध्रुव परमाणु होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म देता है वो लिगैंड होता है, और इससे जो लवण बनता है उसको हम संकर लवण कहते हैं या संकुल लवण। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद मिश्रित लवण। मिश्रित लवण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं, वो होता है मिश्रित लवण। तो इसको जो है क्या मिश्रित लवण, बात समझ गए। मिश्रित लवण में क्या होता है, आयन दो या दो से अधिक धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो जैसे इसमें लिख दे रहे हैं, ये क्या Na, ये आपका क्या है, मिश्रित लवण। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, क्या है इसका सही उत्तर, इसको हम लिखेंगे इसका सही जवाब कौन सा होगा, ये मिश्रित लवण। ठीक है, ये बी वाला आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात समझ में आई। संकर सरल लवण अम्लीय लवण में H होता है, अम्ल H पर देता, क्षारीय लवण में OH होता है। द्विक लवण में दो या दो से अधिक जो है वो क्या होते हैं, लवण होते हैं। इसमें देखिए द्विक लवण पहचानने का तरीका इसमें देखो पॉइंट करके ऐसे दिया रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, द्विक लवण होता है। और संकर लवण में संकर या संकुल लवण एक ही बात होता है, संकर या संकुल, सरल या संकर लवण या इसी को क्या कहेंगे, संकुल लवण। बात समझ में आई। और फिर इधर मिश्रित लवण कौन सा होता है, जिसमें दो या दो से अधिक धन आयन हो या फिर ऋण आयन दो या दो से अधिक होते हैं, वो क्या होता है, मिश्रित लवण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पिछला वीडियो जो है कुछ ज्यादा ही डिटेल हमने बनाया था, उसमें हमको लग रहा था कि जो है समय ज्यादा नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा और जल्दी बताएं तो कमेंट करके बताइए कि जो है और स्पीड में बताएं, तो थोड़ा जल्दी भी बताएंगे, जैसा कहिएगा। या फिर अच्छे से यदि ऐसे ही समझ में आ रहा है तो ऐसे ही ठीक है। चलिए देखते हैं क्या अम्ल ABCD का पीएच मान क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है। इनमें शक्तिशाली अम्ल कौन होगा। देखिए अब तक हमने यदि जो है ये 2016 चल रहा है, 14-15 हमने साल का लिया है, तो ये 16वां चल रहा है। तो 2016 के बाद 2023 तक प्रयास करेंगे क्रम से ये सीरीज चलती जाए। तो देखिए पिछला वीडियो यदि आप देखे होंगे तो साइंस में भी वो क्वेश्चन जो है घुमा के वही टाइप का जो है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आते हैं। जैसे पिछले सवाल में देखिए अम्ल पीएच मान से रिलेटेड जिस प्रकार से प्रश्न था, उसी प्रकार से इसमें भी लिख दिया है ना। तो प्योर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला रहता है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ABCD का पीएच मान जो है 1, 2, 3, 4 है, इनमें शक्तिशाली अम्ल कौन होगा। देखिए तब भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है, और जो क्षार या क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि विलयन उदासीन है तो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। खुद ही डिसाइड कर लीजिए, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो प्रबलशाली अम्ल होगा ना। शक्तिशाली अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम है। तो यानी एक किसका है, ए का पीएच मान 1 है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ए का जो है सबसे शक्तिशाली अम्ल ए है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये 38वां प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं, मेथिल ऑरेंज। देखिए ये प्रश्न मिला था उसमें ना, घुमा करके कुछ और पूछा था। मेथिल ऑरेंज जो है वो अच्छा, वो उसमें पूछा था कि अम्लीय में अम्ल में किस रंग का होता है ना, पिछले प्रश्न में पूछा था। इसमें देखिए इस साल में 2015 में पूछा था कि मेथिल ऑरेंज मिलाने पर अम्लीय विलयन किस रंग का हो जाता है। शायद ऐसे पूछा था, या शायद पूछा था कि लाल रंग जो है हो जाता है तो विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, ऐसे कुछ पूछा था। यहाँ क्या पूछा है कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है
तो अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन में या उदासीन विलयन में कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था, फिर बता दे रहे हैं कि देखिए ऐसे ही बताया था, शायद ये दो पात्र ले लिए थे उस दिन ना, एक पात्र में क्या था, एक पात्र में अम्ल डाल देते हैं, एक पात्र में क्या देते हैं, अम्ल, और दूसरे पात्र में क्षार। ठीक, एक पात्र में इसमें हम डाल दिए क्या, अम्ल भरा हुआ है, ठीक है, अम्लीय विलयन है, और इसमें क्या है, क्षार है यानी क्षारीय विलयन है। चलिए थोड़ा जल्दी क्यों गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या, क्षारीय विलयन। ठीक है, ये क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन। अब अगर क्षारीय विलयन में जब मेथिल ऑरेंज, अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, मेथिल ऑरेंज जब इसमें मिलाएंगे तो इसका रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है, और क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो विलयन का रंग पीला हो जाता है। तो खुद से बताइए भैया कि इसका आंसर क्या होगा। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है किसमें, क्षारीय विलयन में। तो इसका आंसर ये डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ गए, चलिए तो डी वाला आंसर सही ऑप्शन सही होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, या जो भी इसमें सुधार आप चाहते हैं कि और ऐसे करिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सारी बातों का जो भी आपके दिमाग में डाउट हो या और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके बताइए। वैसे भी हम जो है फालतू बोलना जो है हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत है नहीं, आप जान रहे हैं, आपको पढ़ाई जरूरी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो कमेंट में लेकिन आप लोग जरूर बताया करिए कि जो है क्या और किया जा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। ये 84 प्रश्न, इसमें क्या कर रहे हैं, FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। अभिक्रिया के लिए प्रेरक के लिए FeCl3 को शुष्क करने के लिए इसको देखिए, FeCl3 के बनाने में ये फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जो होता है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग होता है FeCl3 के बनाने में। ये FeCl3 को शुष्क करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, शुष्क करने के लिए किया जाता है, यानी सी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ए के जलीय विलयन में NH4OH को गूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी होगा, जिंक सल्फेट फार्मूला लिख देखिए, बोला ऐसे लिखेंगे समय लगेगा, तो देखो तेल भी बदल जाएगा। जिंक सल्फेट, लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्या प्रश्न था ये, ए के जलीय विलयन में NH4OH को गूंद करके मिलाने पर, अच्छा किसके विलयन में NH4OH को मिलाने पर भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, किसमें NH4OH को मिलाने पर। चलिए तो इसका रिएक्शन लिख करके हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, जिंक सल्फेट, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, इसमें क्या था भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अमोनियम यानी NH4OH में हमको मिलाना क्या है, फेरिक क्लोराइड। क्या मिलाएंगे, फेरिक क्लोराइड या FeCl3। ये जब मिलाते हैं तो यहाँ से बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड या FeOH4। ठीक, तो यहाँ से FeCl3 को मिलाने पर, ये फेरिक क्लोराइड को मिलाने पर क्या होता है, लाल रंग का इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी डी वाला आंसर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न, अगला प्रश्न जिसमें हम देखते हैं हम लोग, ये इसको मिटा लेंगे। ठीक,
क्या कह रहे हैं, एक यौगिक के एक मोल में कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल है, यौगिक का अनुपात हो गया। यौगिक के 1 मोल में, चलिए एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये बन गया CO2। अच्छा ठीक, एक यौगिक, देखिए यौगिक कौन सा बन गया, CO2 एक यौगिक है, इसमें 1 मोल कार्बन है और 1 मोल कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है। तो इस यौगिक का अनुभाग निकालना है। इसका अनुभाग जो आप लोग जो है ऐसे ही मन में ही निकाल सकते हैं ना। इसका अनुभाग कितना होगा, कार्बन का होता है कितना 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 बार ऑक्सीजन 2 से गुणा कर लीजिए, ये आपका आएगा 12 घन 16 दूनी 32। अब ये जोड़ लीजिए भैया, 4 4 यानी 44 हो गया। 44 किसमें है, ये बी वाला आंसर सही होगा 44। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। तो चलिए शुद्ध जल पहले तो ढूंढ लेते हैं, ये H2O है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है भैया। अच्छा तो ये H2O का पहले तो अनुभाग निकाल लें हम लोग। H2O का अनुभाग निकालिए, फिर सोचिए, देखिए कैसे सोचते हैं, सोचने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे कैसे सोचना है। अनुभाग निकालिए, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 धन 16 आपका आ गया 18। तो 18 ग्राम यदि H2O लें हम, कितना लें 18 ग्राम H2O, तो 18 ग्राम, ये पूछा क्या जा रहा है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा। चलिए ऐसे करिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है, पहले ऑक्सीजन लिख लो। ऑक्सीजन कितना है 16, देखिए 18 ग्राम H2O में ऑक्सीजन कितना है 16 है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है कितने में, ऑक्सीजन की मात्रा क्या 18 ग्राम H2O में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 18 ग्राम में, ये 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन। पूछा क्या जा रहा है कि 36 ग्राम शुद्ध है, देखिए तो 18 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना होगा। इस टाइप के सवाल बहुत आप लोग लगाए, कैसे करते हैं 16/18। अब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि 36 ग्राम में, क्या पूछ रहे हैं 36 ग्राम H2O में ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 36/18। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और ये बचा कितना 16, कितना बच गया 16 और गुणे 2, तो आ गया 16 दूनी 32। बात समझ में आया, तो बहुत ज्यादा है। 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम होगा, तो ये आपका 32 ग्राम डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अभी समझ में आया। शुद्ध जल का अनुभार हमने निकाल लिया और हमको पता, देखिए जल का अनुभार 18 आया है, तो 18 में 18 ग्राम H2O में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 16 है, वही लिखते हैं 18 ग्राम H2O में ऑक्सीजन की मात्रा 16 है, तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, बटे कर लो, 36 ग्राम में गुणा कर लो। बहुत लगाया इस टाइप सवाल। चलो अगला देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट में है। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, NH4NO3 का अनुभार निकाल लो। अनुभार वाले सवाल इसमें ज्यादा है, पिछले में भी था। तो नाइट्रोजन का हो गया 14 और प्लस 4 बार हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है 4 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 होता है, 14 लिख लो। फिर ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 गुणे 16। अब ये हल कर लो भैया,
तो ये आ गया 18 और प्लस 14 फिर प्लस 16 दूनी 32। अब ये जो कर भैया तो कितना आएगा 8 4 12 2 8 4 12। कोई गड़बड़ कर रही है क्या? 16 ये होता है ऑक्सीजन का कितना 18 18 3 54 18 3 54। भैया ऑक्सीजन का कितना होता है 18 18 कितना ऑक्सीजन कितना है 8 8 दूनी 16 सही तो लिखे थे यार 16 16 48। अब जोड़ लीजिए कितना होगा 8 8 16 4 20 ठीक है बचा 2 4 5 1 6 और 2 8 80 ठीक है। यानी H4 NO3 का अनुपात कितना आ गया 80। तो पूछ क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ध्यान समझिए नाइट्रोजन की टोटल भार टोटल मात्रा कुल मात्रा कितनी आ गई 80 ठीक। अब इसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है इसमें नाइट्रोजन कितना ही है आपको निकालना समझिए ध्यान से। जैसे 100 लड़कों में 30 लड़के हैं और बाकी 70 लड़कियां हैं ये 30 बॉयज हैं 70 गर्ल्स हैं। अब ये बता दीजिए भाई 100 में से है तो बॉयज कितने परसेंट हैं 30 गर्ल्स कितनी हैं 70%। बस समझ में आया। यदि मान लेते हैं 100 में देखिए समझिए 200 में ऐसे मान लीजिए 200 टोटल विद्यार्थी हैं जिसमें 200 में 120 बॉयज हो गए ठीक है और बचा कितना 80 गर्ल्स हो गए ठीक है। अब इनकी प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं ऐसे निकालते देखिए ये कितनी मात्रा है 120 लड़के हैं और गुणे प्रतिशत निकालना तो गुणे 100 कितने में 200 में पूरा कितना था 200 उसमें से 120 है तो ऐसे ही तो लगाते हैं ये आ गया तो 2 से काट दीजिए 60% आ गया बॉयज और गर्ल्स कितनी परसेंट है 80 लड़कियां हैं परसेंट निकालना गुणे 100 कर लो बटे कुल टोटल कितना था 200 ऐसे ही तो निकालते हो 2 से काट दो आगे 40% ठीक है। चलिए अब इसको मिटा के अब आप लोग सोच पाएंगे कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे जी दिमाग में आया कुछ तो टोटल कुल अणुभार कितना आ गया 80 जिसमें नाइट्रोजन कितना है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है इसमें नाइट्रोजन 2 बार है तो नाइट्रोजन की मात्रा चलिए ऐसे ही लेते हैं नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 2 बार नाइट्रोजन ना नाइट्रोजन का होता है 14 तो 14 दूनी 28। अब बताइए भैया 28 है ये नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग निकालेंगे कैसे नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे जी नाइट्रोजन की मात्रा 28 गुणे 100 कितने में 80 ये काटिए भाई ये 0 से 0 ये काट दो 4 से काट दें 4 दूना 8 अब ये 4 से काटे 4 सत्ते 28 अभी बचा कितना 2 5 10 ये बचा कितना 7 5 35 7 और 5 बचा ना 7 5 35 10 ऑप्शन में है ये वाला बस समझ में आया ये 35% नाइट्रोजन प्रश्न समझ में आया इसका आंसर कैसे होगा ठीक है आ ही गया होगा देखिए नहीं आया होगा तो फिर से कर लीजिएगा आ जाएगा ना। बहुत डिटेल में हम लोग बता रहे हैं कि एक भी जो है स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं क्रम से बता रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपको टाइम बचाना है धीरे पढ़ा रहे हैं मान लो यदि धीरे पढ़ा रहे हैं तो स्पीड तेज कर लीजिए उसमें समझ में आ जाएगा या कोई प्रश्न पढ़ते समय ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिए बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए साफ करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन होगा ये क्या हुआ क्लोरीन Cl2 है ना क्लोरीन का कोई भी चीज हो एसटीपी समझते हैं एसटीपी ये होता है क्या होता है
मानक ताप और दाब क्या होता है, एसटीपी किसको बोलते हैं, मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब। मानक ताप दाब पर Cl2 का आयतन जो होता है, Cl2 का ये क्या होगा, ये जो है कितना होगा, एसटीपी का आयतन ये होता है 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो Cl2 का आयतन इतना है, तो कितने ग्राम में Cl2 का अनुभाग निकालें, कितना आएगा भाई, Cl2 का अनुभाग निकाल लीजिए। Cl2 का अनुभाग होता है 2 गुणे 3.5 35.5। Cl2 का अनुभाग निकालेंगे 35.5 डायरेक्ट कर दे रहे, 35.5 दो बार है, 2 से गुणा करिए तो कितना आएगा, 35.5 में 2 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 71, ठीक है, 71 आ गया। तो ये आ गया आपका 71 ग्राम, ऐसे करेंगे 71 ग्राम Cl2 का आयतन कितना मिला हमको, 22.4, ऐसे कर लीजिए। तो 1 ग्राम Cl2 का आयतन होगा कितना, 22.4 बटे 71। अब पूछ क्या रहे हैं, 7.1 ग्राम Cl2 का आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 गुणे 7.1 बटे 71। अब क्या करिए कि यहाँ से जो है इसको काट दीजिए, 71 71 कट गया, 0.1, अब 0.1 से गुणा करेंगे, एक स्थान में दशमलव हो जाएगा, तो 2.24 हो गया, ठीक, इतना लीटर होगा। तो 2.24, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, समझ में आया। देखिए 71 ग्राम Cl2, 71 कहां से मिला, Cl2 का अनुभार। अब अनुभार जब मिल गया तो 71 ग्राम Cl2 का आयतन जो है उतने होगा जितना एसटीपी पर आयतन होता है, तो 22.4 लीटर हो गया 71 ग्राम में। तो 1 ग्राम का निकाल लिए घटे करके, 7.1 का निकालना था, उसमें से गुणा कर दिए, आ गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अपना ये प्रश्न अगला, यौगिक जिसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर विघटित होता है, विघटित होता है, अच्छा किस यौगिक में, शक्कर में, शक्कर के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित होता है, धनायन जिसमें होगा वही तो विघटित होगा, है ना, तो इसमें तो है शक्कर, शक्कर का सूत्र जानते हैं, शक्कर का सूत्र यानी चीनी कितना होता है, फार्मूला याद है, हम बताएं ना बताएं, जरूर कहोगे बताएं, कोई बात नहीं, आपको तो याद है, C12 H22 O11, ठीक, C12 H22 O11, ठीक है, ये हो गया शक्कर। यूरिया का क्या होता है जी, NH2 CO NH2, यूरिया का। कॉपर सल्फेट को जानिए CuSO4, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक सल्फेट। और इसके बाद एथिल एल्कोहल C2H4OCH, ये एथिल एल्कोहल होता है। देखिए यही तो धनायन होता है जी, ये धनायन में टूटेगा कौन, Ca और SO4, ठीक है, तो यही जब टूटेगा तो ये विद्युत प्रवाहित करने पर ये विघटित हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। चलिए अगला देखिए, क्या कह रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसके प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित, बताइए भैया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो है धनायन बन रहा है विद्युत घट के विलयन में, तो किसके प्रवाह
इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसी से धारा बहती है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.5 से 1%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बी आंसर ये जो है याद रखना होगा ये आपको। आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा, निम्न में से किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। ये भी फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद ही कर लीजिए। ये फैक्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा बताना है नहीं। जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। आज तो थोड़ा जल्दी हो रहा है शायद। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। चलिए रिएक्शन भी लिख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन कौन सा, ये नाइट्रोजन का होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2। ये अभिक्रिया होती है 4। ये तो क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है। दोनों दिशाओं से होती है। यहाँ बनता है NH3, नाइट्रोजन 2 है 2 प्लस 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 3 से यहाँ पर कर दो। तो इसमें Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये आपका मॉलिब्डेनम इसमें वर्धक का कार्य करता है। वर्धक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। बात समझे नहीं समझे। देखो क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है, ये क्या है अभिकारी पदार्थ है। ये क्या है अभिकारी पदार्थ, या कहिए अभिकारक है। और ये क्या है उत्पाद। तो अभिकारक मिलता है, उत्पाद बनता है। उत्पाद अगर तेजी से बन रहा है तो क्रिया का वेग ज्यादा होगा। उत्पाद धीरे धीरे बन रहा है तो क्रिया का वेग कम होगा। तो ये ई जो होता है ये धनात्मक उत्प्रेरक है जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या करता है, क्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब ये मॉलिब्डेनम जो है ये क्या करता है, ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। भाई अभिक्रिया नहीं, उत्प्रेरक को सक्रिय कर देता है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं क्या आंसर सही होगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनियम, तो लोहा और मॉलिब्डेनम। लोहा मतलब यही किया था। तो ये पहला वाला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, चिली साल्ट पेपर नाम है। चिली साल्ट पेपर किसका नाम है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये क्या है, चिली साल्ट पेपर का नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, ये 5 प्रश्न इसमें और बचा हुआ है। बड़ा जल्दी हो गया। अच्छा ये तो हो गया, कहाँ चले गए जी। आइए चिली साल्ट पेपर। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग होता है। जो स्टोरेज बैटरी होती है यानी जिसमें जो है जो बैटरी का उपयोग हम लोग करते हैं रख करके एक स्थान दूसरे स्थान तक ले आ जा सकते हैं, वो जो जिसमें अम्ल भरा जाता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। चलिए ये भी फैक्चुअल ही है, इसमें क्या ज्यादा कुछ काम। अगला देखते हैं। उत्प्रेरक B2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है, ये आपको याद रखना है जी। ये SO2 से जब SO3 बनता है तो इसमें B2O5 का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक, चलिए
अगला देखते हैं, निम्न में से असंतृप्त यौगिक है, इसमें कौन सा असंतृप्त यौगिक है ये आपको बताना है। देखिए दिख रहा है क्लियर, नहीं दिख रहा है हम दिखा रहे हैं। चलिए तो देखिए, चलिए संतृप्त असंतृप्त सबको एक बार में समझ लेते हैं ना, अच्छे से समझ लेते हैं क्या आपको लगा है। देखिए ये जो एल्केन होता है, क्या होता है एल्केन, जो एल्केन होता है वो क्या होता है संतृप्त। चलिए ऐसे करके हम वर्गीकृत कर दे रहे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, ये एल्केन आते हैं इसके अंतर्गत कौन आता है एल्केन, और असंतृप्त के अंतर्गत 2 होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें क्या होता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है CnH2n+2, और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और एल्कीन का क्या होता है CnH2n, 2 हाइड्रोजन कम कर लेंगे, ठीक है, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और आपका ये जो एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं, 6 दूनी 12 2 14, ये तो एल्केन है यानी संतृप्त है। ये क्या है 6 दूनी 12 2 14, देखिए 6 दूनी 12 2 14, ये क्या है संतृप्त है। और ये कितना है 4 दूनी 8, ये क्या है एल्कीन है, ये क्या है एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला। और ये क्या है, ये तो एल्कोहल है भाई, ये दोनों एल्कोहल है। इसमें पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछ रहे थे, कौन असंतृप्त यौगिक है, कौन असंतृप्त है, ये तो संतृप्त था ना सिंगल बॉन्ड वाला, यही असंतृप्त है, ये एल्कीन है, ये असंतृप्त है, बाकी तो सब संतृप्त है ना। देखिए ये एल्कीन है ना, 3 दूनी 6 6 1 7 है ना, तो ये एल्कीन का होता है। एल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो क्या बन जाता है एल्कीन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा एल्कीन, समझ गए एल्कीन CnH2n+1। ठीक, ये क्या है एल्कीन, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ देखिए कार्बन 1 है ना, 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 1 के 2 रहेंगे। CnH2n-2 का IUPAC नाम है, अभी बताया क्या है, इसको कमेंट में आप लोग बताइए। 99वां प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे, और जरूर देंगे। यदि कमेंट आया तो हमको ये लगेगा कि हाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो जो लोग पढ़ रहे हैं इसका उत्तर जरूर देंगे। CnH2n-2 का IUPAC नाम क्या होगा, ये एल्केन का है, एल्कीन का है, या फिर एल्काइन है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है जी, ठीक है, कम से कम एक बात सुन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सुनते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, ऐसे जुटे रहिए, पढ़ते रहिए। अब इसके बाद जो है ये पॉलिटेक्निक के साथ साथ हम हाई स्कूल इंटर वाला भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। चलिए हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में क्या है, संकलन क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, चयन क्रिया, और इनमें से कोई नहीं। हैलोजिनेशन देखिए, हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण ये ऋण विद्युती है, क्या है ऋण विद्युती है, क्लोरीन जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है। जब क्लोरीन जुड़ता है, क्लोरीन ऋण विद्युती होता है ना, क्या क्लोरीन ऋण विद्युती है, बताया था ना, ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युती जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन या धन विद्युती कोई अलग होता है तो वो होता है अपचयन। ठीक, तो यहाँ हैलोजिनेशन यानी क्लोरीन जुड़ता है, ऋण विद्युती तत्व जुड़ता है। जब ऋण विद्युती तत्व जुड़ता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से 2016 के 100 प्रश्न पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे।
इसी प्रकार से मैथ के पेपर भी हम लोग क्रम से सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।